जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो बायोलॉजी पार्ट 2 हमने शुरू की हुई थी और चैप्टर 15 हमारा चल रहा था। 8 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। 8वें लेक्चर के एंड तक हमने किया था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और आपने अच्छे तरीके से उससे पहले किडनी का स्ट्रक्चर देखा। किडनी जिस तरह जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के साथ अटैच है वो आपने देखी। नेफ्रॉन की एक लेबल डायग्राम हमने देखी। नेफ्रॉन के आज हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो है वो यूरिन बनाने में इन्वॉल्व है और किस तरह वो मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करके सेपरेट जो है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से क्या करती है, रिलीज करती है। और आपने पढ़ा था जो हमारे पास नेफ्रॉन है वो किडनी का क्या है, फंक्शनल यूनिट है। किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है यूरिन को रिमूव करना ताकि नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से रिमूव करवाए जाए। तो बिल्कुल इसी तरह नेफ्रॉन का काम क्या होगा, यूरिन को बनाना ताकि किडनी से क्या करवाया जाए, रिमूव करवाया जाए, क्योंकि नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी है। तो आज के लेक्चर में हमें नेफ्रॉन का फंक्शन ही डिस्कस करना है। लेकिन इससे पहले नेफ्रॉन का प्योर फंक्शन हम डिस्कस करें, पहले हम नेफ्रॉन की तरफ जब जाएं तो हमने पढ़ा था दो तरह की नेफ्रॉन थी हमारे पास। एक थी आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक थी जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन थी उसके बारे में आपने कहा था ये वो नेफ्रॉन होती हैं जो कॉर्टेक्स के रीजन में होती है और इनका शॉर्ट लूप ऑफ हैनले होता है। और जक्स्टा मिडुलरी के बारे में आपने कहा था दीज आर प्रेजेंट एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मिडुला, और इनका जो लूप ऑफ हैनले था वो अच्छा खासा क्या होता है, लॉन्ग होता है। आइए ज़रा मज़ीद थोड़ा डिफरेंस में चलते हैं कि इनके दरमियान और क्या क्या डिफरेंस है, फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन, हाउ नेफ्रॉन विल बी इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन। सो पहला है जी आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा आपके पास क्या है, जक्स्टा मिडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होती है जी, इन कॉर्टेक्स। तो पहला डिफरेंस आ गया ऑन द बेस ऑफ लोकेशन। और शॉर्ट इसका क्या होता है, लूप ऑफ हैनले। मैंने आपको डायग्राम में दिखाया भी था, इसका लूप ऑफ हैनले बहुत ज़्यादा शॉर्ट था। मिडुला के अंदर बहुत कम जो था वो डीप इसका जो था वो पेनिट्रेट हो रहा था। नेक्स्ट जी प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। तो ये एक नया आपके पास डिफरेंस आ गया कि डाइल्यूट यूरिन पैदा करता है। जब कभी ऐसा होगा कि बॉडी के अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी होगी तो मैक्सिमम बॉडी से पानी को निकालना होगा, तो ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन इन्वॉल्व हो जाएंगी। याद रखिएगा आपकी बॉडी के नेफ्रॉन का 80% कौन होती है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती हैं, और इनका काम क्या है, मैक्सिमम बॉडी से क्या करवाया जाए, वाटर को रिमूव करवाया जाए। सो डाइल्यूट यूरिन स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम पानी को निकालना बाय इंक्लूडिंग वेस्ट। नेक्स्ट वेजा रेक्टा नॉट प्रेजेंट। तो लास्ट जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको वेजा रेक्टा भी दिखाया था कि बेसिकली वो जो पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जब वो एक्सटेंड डाउन होता है तो वो क्या करता है जी, लूप ऑफ हैनले को अच्छी तरह कवर कर लेता है। जब वो लूप ऑफ हैनले को कवर करता है तो अगर वो पैरेलल मैनर में कवर कर रहा हो तब उसे आप क्या बोलते थे, वेजा रेक्टा। और ये करैक्टर था जक्स्टा मिडुलरी का, ये इसमें नहीं होता। तो अब आइए जी जक्स्टा मिडुलरी की तरफ। तो पहला है जी एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स एंड मिडुला, तो लोकेशन का डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग लूप ऑफ हैनले इसका होता है। थर्ड ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाने का मतलब ये होगा कि वाटर को क्या करवाया जाएगा, कंजर्व करवाया जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेटेड स्टैंड्स फॉर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट विल बी देयर विद लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड क्या बनाएगा, यूरिन बनाएगा, और इसमें वेजा रेक्टा होती है। तो अब ये इन दोनों का क्या है, डिफरेंस है। आइए जी नेफ्रॉन चाहे वो कॉर्टिकल हो चाहे वो जक्स्टा मिडुलरी हो, एज ए होल फंक्शन क्या करती है, आइए जी फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन में हमारे पास जो है वो क्या है कि एफरेंट जो है वहां से ब्लड जा रहा होता है, एफरेंट से आ रहा होता है। तो एफरेंट से जब ब्लड आना है तो वो ग्लोमेरुलस में से पास होगा। ग्लोमेरुलस में से कंटेंट जो है वो फिल्टर होकर बूमेंस कैप्सूल में जाएगा, फिर रिनल ट्यूब्यूल से होता होता फाइनली कलेक्टिंग डक्ट तक जाएगा और वो क्या बन चुका होगा, यूरिन बन चुका होगा। तो यूरिन बनाने में इसका अच्छा खासा क्या था, रोल था यूरिन बनाने में। सो आइए जी देखते हैं किस तरह ये यूरिन बनाने में क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। सो द फर्स्ट वन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमारे पास ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलस इज फिल्टर्ड इनटू द बूमेंस कैप्सूल। अब स्टूडेंट क्या होता है, कंटेंट जो है वो हमने कहा ग्लोमेरुलस में आना है और लेके कौन आएगा, वो लेके आएगा हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल्स। अब एफरेंट आर्ट्रियोल्स आ रही हैं और उन्होंने क्या किया, ग्लोमेरुलस में ब्लड ले आई। अब वो जो ग्लोमेरुलस है वो अच्छी खासी क्या होती हैं जी, पोरस होती हैं। वहाँ से कंटेंट फिल्टर होना शुरू होता है और फिल्टर हो के जाके जाना शुरू कर देता है इनटू बूमेंस कैप्सूल। अब वो जो फिल्ट्रेट निकला है उसमें ज़्यादातर जो है वो प्लाज्मा बाय नेचर होगा। याद
रखिएगा प्लाज्मा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था जिसके अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन 90% तक होती है। उसके बाद डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, उसके बाद ऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड्स होते हैं, फैटी एसिड हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, आयोन्स हो सकते हैं, सोडियम पोटाशियम क्लोराइड वगैरह ये आयोन्स हो सकते हैं। साथ ही साथ उसमें डिजॉल्व यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा और साथ जो है वो दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं। तो ये जो कंटेंट फिल्टर होके निकला इसमें ये सारा कुछ इंक्लूड होगा। सो ग्लोमेरुलस वॉल्स आर पोरस, तो मैंने पहले बता दिया वॉल्स क्या थी, पोरस थी, ताकि उनसे क्या हो कंटेंट फिल्टर आउट हो के कहाँ तक जाए, बूमेन्स कैप्सूल तक जाए। अब ये जो आपके पास कंटेंट निकला है इस सारे कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस से निकल रहा है। और फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी, प्लाज्मा नेचर की चीज़ें होंगी जो प्लाज्मा में डिजॉल्व होगा, यानी इसमें किसी किस्म के जो है वो ब्लड सेल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना रेड ब्लड सेल्स होगा, ना वाइट ब्लड सेल्स होंगे, ना प्लेटलेट सेल्स होंगे और ना ही बड़े बड़े प्रोटीन के कॉम्पोनेंट्स होंगे। जो छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स हैं अमीनो एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, फैटी एसिड वगैरह, ये चीजें शामिल होंगी, बड़ा कंपोनेंट कोई भी शामिल नहीं होगा। अब जो चीजें हैं उनमें ये अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो पानी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो किस तरह इन चीज़ों को क्या किया जाएगा, वापस जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा, तो उसके लिए रीअब्जॉर्प्शन है। लेकिन इससे पहले ज़रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को इस एनिमेशन से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास ये कंटेंट लेके अंदर जा रही है, तो ये आपके पास बाय नेचर क्या होगी, ये होगी एफरेंट आर्ट्रियोल्स। A stands for afferent, A stands for arteriole, afferent arteriole इनकमिंग को शो कर रही है। और ये जो कंटेंट वापस लेके जा रही है ये आपके पास क्या है, ये है efferent आर्ट्रियोल। और ये जो अंदर वाली साइड पे ये सारे का सारा क्या है, ग्लोमेरुलस। तो आप चेक कर लीजिए कंटेंट यहाँ से फिल्टर हो के कहाँ जा रहा है, बूमेन कैप्सूल में जा रहा है। अब कंटेंट क्योंकि ग्लोमेरुलस से निकल रहा है तो ये आपके पास क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब स्टूडेंट क्या होनी है, रीअब्जॉर्प्शन होनी है। अब देखिए जी कंटेंट जो है वो हमारे पास कहाँ तक आ चुका है, वो बूमेन कैप्सूल तक आ चुका है। अब ये कंटेंट ने मूव करना है, ये पहला कॉइल्ड पार्ट जिसे आप क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये पीसीटी। उसके बाद ये आपके पास है लूप ऑफ हैनले, फिर ये आपके पास है डिस्टल। अब आप देख लीजिए अच्छी तरह इनकी सराउंडिंग में क्या है, ब्लड कैपिलरीज, जिसे आपने क्या कहा था, पैरी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहा था। और ये निकली कहाँ से थे, एफरेंट से निकली थी। एफरेंट आर्ट्रियोल जो हैं वो क्या करती हैं, कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती हैं विथ सराउंड रिनल ट्यूब्यूल्स, ताकि यहाँ से मैक्सिमम कंटेंट को क्या किया जाए, रीअब्जॉर्ब करवाया जाए। और अगर आप गौर से देखें तो आपको डायग्राम में एरोज इस बात को शो भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो कंटेंट को रीअब्जॉर्ब करवाया जा रहा है, फ्रॉम पीसीटी, फ्रॉम लूप ऑफ हैनले, फ्रॉम डीसीटी। सो रीअब्जॉर्प्शन में हमारे पास क्या है, ऑल यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। अब जरा चेक कीजिएगा यूजफुल कौन कौन से हैं। यूजफुल हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर है, तो साथ क्या थे, अमीनो एसिड थे, साथ था ग्लूकोज, साथ थे हमारे पास आयोन्स वगैरह और साथ फैटी एसिड वगैरह थे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो क्या है, अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, फैटी एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, नो डाउट वाटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले जो पीसीटी में अब्जॉर्ब करवाया जाएगा, याद रखिएगा, वो ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करवाया जाएगा, वो अमीनो एसिड को अब्जॉर्ब करवाया जाएगा, वो फैटी एसिड को अब्जॉर्ब करवाया जाएगा अलोंग विद वाटर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ें अब्जॉर्ब होंगी वो ये वाले कंटेंट होंगे, ग्लूकोज, अमीनो एसिड वगैरह और फैटी एसिड वगैरह। तो मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल यानी पीसीटी वाले हिस्से में कौन सी होगी, जो आपके ये जो फूड के पार्ट होते हैं इनको क्या करवा लिया जाएगा, रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाएगा। उसके बाद जो कंटेंट है वो ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आना टुवर्ड्स लूप ऑफ हैनले। फिर लूप ऑफ हैनले जो है उसका जो डिसेंडिंग पार्ट है उसमें से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा, जो असेंडिंग पार्ट है उसमें से सॉल्ट को क्या करवाया जाएगा, रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। फिर डिस्टल की बारी आएगी, फिर कलेक्टिंग की बारी आएगी, इनसे क्या निकाला जाएगा, पानी को निकाला जाएगा। अब स्टूडेंट याद रखिएगा जैसे जैसे आगे की तरफ फिल्ट्रेट मूव करता जा रहा है हम इसमें से यूजफुल सब्सटेंस क्या करते जा रहे हैं, रीअब्जॉर्ब। आपने कहा जब पीसीडी में आया तो पीसीडी में मैंने कहा ग्लूकोज अब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड अब्जॉर्ब हो जाएंगे, फैटी एसिड अब्जॉर्ब हो जाएगा, आयोन्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब पीछे आपके पास क्या रह गया, मैक्सिमम पानी और अच्छा खासा क्या रह गया, नाइट्रोजनस वेस्ट रह गए। अब उसके बाद क्या शुरू हो जाए ना, लूप ऑफ हैनले। अब लूप ऑफ हैनले का जो पहला पार्ट है वो आपके पास है
डिसेंडिंग पार्ट। तो डिसेंडिंग मैक्सिमम परमीएबल होता है फॉर वाटर। अब मैक्सिमम वहां से क्या निकाला जाएगा, पानी निकाला जाएगा। जब मैक्सिमम वहां से पानी निकाला जाएगा तो अब कंटेंट जैसे जैसे नीचे आ रहा है, पानी लगातार निकल निकल कर ब्लड कैपिलरीज में जा रहा है, तो अब उस फिल्ट्रेट के अंदर पानी भी कम होना शुरू हो गया। अमीनो एसिड वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, आयोन्स वगैरह, ये तो काफी हद तक पहले आपने निकाल लिए थे। अब पीछे मैक्सिमम क्या बच गया है, नाइट्रोजनस वेस्ट बच गए हैं। अब क्या होगा, जब ये असेंडिंग वाले पोर्शन में ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा तो इसमें से एक्टिवली सॉल्ट्स को निकाला जाएगा, सोडियम आयोन्स को निकाला जाएगा, क्लोराइड आयन्स को निकाला जाएगा, पोटाशियम आयोन्स को निकाला जाएगा। अब जैसे जैसे ये अपवर्ड मूव कर रहा है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, तो सॉल्ट्स निकाले जा रहे हैं। तो सारी यूजफुल सब्सटेंस अच्छे तरीके से क्या कर ली जाती हैं, निकाल ली जाती हैं। और जब तक ये डीसीटी में पहुंचता है, अच्छी खासी इसमें से असेंशियल सब्सटेंस सारी की सारी निकाल चुके होते हैं। पीछे सिर्फ क्या बच जाता है आपके पास, नाइट्रोजनस वेस्ट अलॉन्ग विद वाटर। और अगर आपको इसे डाइल्यूट में कन्वर्ट करना है तो आप पानी को जो है वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब नहीं करवाएंगे, और अगर आपने इसे कॉन्सेंट्रेटेड में कन्वर्ट करना है तो फिर डीसीटी से भी मैक्सिमम पानी रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट से भी पानी मैक्सिमम अब्जॉर्ब करवाया जाएगा, फिर जाके जो है वो यूरिन फाइनल अपनी स्टेट में आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होनी है जी, मैक्सिमम जो असेंशियल सब्सटेंस है वो क्या हो जाने, रीअब्जॉर्ब। और सारी डिटेल मैंने आपको बता दी कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ होगी। अब जैसे जैसे फिल्ट्रेट से कॉन्टेंट अब्जॉर्ब होता जा रहा है वैसे वैसे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है और रिनल ट्यूब्यूल में मूव कर रहा है, और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट की मिकदार क्या होती जा रही है, मैक्सिमम होती जा रही है। अब सिक्रीशन, अब ये जो आपके पास ट्यूबुलर एपिथेलियम्स है, अब ट्यूबुलर एपिथेलियम स्टैंड्स फॉर, जिसे आपने कहा पीसीटी, फिर आपने कहा लूप ऑफ हेनले, फिर आपने कहा डीसीटी, इनके जो इंटरनल लाइनिंग होती है वहाँ पे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं। उन स्पेसिफिक सेल से क्या करवाया जाता है, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज किया जाता है। अब जब हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक सिक्रीशन, तो याद रखिएगा वहाँ पे ये पीएच को मेंटेन करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो अंदर जो है मैक्सिमम सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करवाया जा रहा है, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाया जा रहा है, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को मैनेज करवाया जा रहा है। तो ये जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स हैं यानी रिनल ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करेंगी, अच्छा खासा पीएच को क्या कर रही हैं, कंट्रोल कर रही हैं। सो नेक्स्ट है जी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्या मतलब, देखिए जी, जो आपने एक्सक्रीट करना है, हमने कहा नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने, और वो निकालने इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। अब जब वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन आपकी बॉडी में से रिमूव करने हैं, तो किस तरह उनको आपकी बॉडी में से रिमूव किया जाएगा, उसके लिए किस तरह जो है, किस तरह का सोल्यूशन बनाया जाएगा जो यूरिन आपकी बॉडी से निकलना है। डेफिनेटली या वो डाइल्यूट बाय नेचर होगा या वो कॉन्सेंट्रेटेड बाय नेचर होगा। यानी कि जब आपकी बॉडी में से यूरिन रिमूव हो रहा है, या तो ऐसा होगा कि उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है और सॉल्ट कम है, जिसे आप क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। या फिर जो यूरिन निकाला जा रहा है उसमें क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो है वो सॉल्ट होगी, वाटर कम होगा, जिसे आप क्या बोलते हो, कॉन्सेंट्रेटेड। तो इस तरह जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आपकी बॉडी में से निकाली जा रही हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाता है। तो जो यूरिन आपकी बॉडी में पैदा होगा वो डाइल्यूट भी हो सकता है, वो जो है वो क्या हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो सकता है। अगर मैं बात करूँ कि यूरिन जो है वो डाइल्यूट है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप मैक्सिमम वाटर रिलीज कर रहे हैं और मिनिमम सॉल्ट रिलीज कर रहे हैं। और अगर मैं कहूँ आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज किया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है वो मैक्सिमम क्या रिलीज कर रही है, सॉल्ट, और मिनिमम क्या रिलीज कर रही है, वाटर। यानी इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जब मैंने कहा डाइल्यूट यूरिन बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी के अंदर वाटर बड़ा एक्सेस क्वांटिटी में था, बॉडी जो थी वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में थी, तो बॉडी के लिए वाटर वेस्ट था, तो बॉडी उसे निकाल रही है और सॉल्ट को क्या कर रही है, कंजर्व कर रही है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि बॉडी पैदा कर रही है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, अब स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन का मतलब है सॉल्ट मैक्सिमम रिलीज हो रहा है, पानी मिनिमम रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है। जब पानी रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो अब जरा गौर से सोचिएगा कि बॉडी फिर किस स्टेट में होगी, बॉडी होगी हाइपर टॉनिक स्टेट में, यानी बॉडी के अंदर सॉल्ट ज़्यादा था, पानी कम था, तो बॉडी ने वाटर को क्या कर लिया, कंजर्व कर लिया, सॉल्ट को रिलीज करना शुरू कर दिया। तो जो आपका वेस्ट होगा उसमें सॉल्ट क्या होगा, मैक्सिमम, वाटर क्या होगा, मिनिमम। तो इस तरह एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट विद इन द बॉडी। सो हमने कहा कि अगर डाइल्यूट यूरिन है तो वो इस बात की इंडिकेशन है कि मैक्सिमम जो है वो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन में जो वाटर है वो रिलीज करवाया जा रहा है, सॉल्ट को कंजर्व करवाया जा रहा है। और अगर जो है वो आपकी बॉडी में कॉन्सेंट्रेटेड होगा
यूरिन, तो डेफिनेटली उसमें सॉल्ट को क्या करवाया जाएगा, कंजर्व करवाया जाएगा। सो बॉडी मस्ट नीड टू रिलीज वाटर। किस केस में, अगर आप क्या कर रहे हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं और डाइल्यूट यूरिन पैदा कर रहे हैं, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलीज करें तो डेफिनेटली बॉडी होगी हाइपोटोनिक में, वो मैक्सिमम सॉल्ट रिलीज करेगी और मैक्सिमम क्या करेगी, वाटर को क्या करवाएगी, रीअब्सॉर्ब करवाएगी। सो बॉडी मस्ट कंजर्व वाटर। किस केस में, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रहे हैं। तो समरी कुछ इस तरह से हुई कि अगर बॉडी हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट पे है तो वो क्या करेगी, वाटर मैक्सिमम रिलीज करेगी, सॉल्ट कंजर्व करेगी। तो आपके पास यूरिनेशन कौन सी होगी, डाइल्यूट, और डाइल्यूट में कौन इन्वॉल्व हो जाता है, आपके पास वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन इन्वॉल्व हो जाती है। और अगर बॉडी के अंदर जो है वो क्या है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, इट मीन दैट सॉल्ट बहुत ज्यादा, वाटर बहुत कम है, देन वाटर मस्ट नीड टू कंजर्व वाटर एंड टू रिलीज सॉल्ट। तो बॉडी जो है वो क्या करेगी, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना शुरू कर देगी, वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाना शुरू कर देगी, और उस वक्त कौन इन्वॉल्व हो जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी। तो ये असल में यहां पे हम क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं। सो मैमेलियन के केस में जो ह्यूमन इन्वॉल्व हैं वो 99.5% तक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में से वाटर को क्या करवा जाते हैं, रीअब्सॉर्ब करवा जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब ये कॉन्सेप्ट बड़े आपने गौर से सुनना है, व्हाट इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अगर मैं बात करूं काउंटर करंट मल्टीप्लायर की, तो ये एप्लीकेबल होता है वैजारेक्टा पे और लूप ऑफ हेनले पे। अब बेटा वैजारेक्टा तो सिर्फ और सिर्फ किस में थी, जक्स्टा मेडुलरी में, और लूप ऑफ हेनले ये तो दोनों में है, लेकिन वैजारेक्टा का नाम आ गया, इसका मतलब बात सिर्फ होगी जक्स्टा मेडुलरी की। तो काउंटर करंट अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी के ऊपर। ओके जी, अब इसमें क्या होगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इन्वॉल्व होगा, वो पानी के लिए परमिएबल है, और जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले मैंने पहले बताया वो किसके लिए परमिएबल है, सोडियम आयोन्स के लिए वो परमिएबल है। अब जरा चेक कीजिएगा, ये आपके पास लूप ऑफ हेनले है। अब लूप ऑफ हेनले में ये जो डाउनवर्ड है इसे आप बोलते थे डिसेंडिंग, ये जो अपवर्ड है इसे आप क्या बोलते थे, असेंडिंग। अब स्टूडेंट ये जो इसकी सराउंडिंग में ब्लड कैपिलरी है इसे आप क्या बोलते थे, वैजारेक्टा बोलते थे। मैंने सिर्फ वैजारेक्टा वाला पोर्शन बनाया है। यहां से ये पीछे से आ रहा है फ्रॉम पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और स्टूडेंट यहां से ये आगे फाइनली जाएगा इनटू रिनल वेन। अब आपने यहां बात गौर से सुननी है। अब क्या होगा, कंटेंट जब आ रहा है पेरीट्यूबुलर का तो वो इस तरह अंदर से इस डायरेक्शन में आ रहा है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ऊपर की डायरेक्शन से होता हुआ वापस चला जाएगा रिनल वेन में। और जो वेस्ट आ रहा है वो पीसीटी से डाउनवर्ड, यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे करके, और यहाँ वो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब आपने बात गौर से सुननी है, अगर मैं इस जो है लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग वाले का और वैजारेक्टा का देखूं तो डिसेंडिंग में नीचे आ रहा है कंटेंट, और यहाँ पे जो पेरीट्यूबुलर स्ट्रक्चर का वैजारेक्टा था वहां पे ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है। सो बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जरा अगर मैं बात करूं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की, तो फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो ब्लड था वो पेरीट्यूबुलर से होता हुआ वैजारेक्टा से नीचे आ रहा है, तो फिर डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो असेंडिंग में वेस्ट की और ब्लड कैपिलरी की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, और डिसेंडिंग की और ब्लड कैपिलरी की जो है वो डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। अगर दो फ्लूइड, दो कंटेंट एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और साथ कंटेंट एक्सचेंज कर रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट बोलते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या बोला कि अगर दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हो और साथ जो है वो वेस्ट वगैरह या किसी भी चीज का एक्सचेंज कर रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम काउंटर करंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट क्या होगा, जैसे जैसे यहां डिसेंडिंग में फिल्ट्रेट नीचे आता जाएगा, तो मैंने ऊपर अभी लिखा है डिसेंडिंग जो है वो परमिएबल होता है फॉर वाटर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिन होता है। तो मैक्सिमम वाटर यहां से निकल कर बाय डिफ्यूजन कहां जाता जाएगा, ब्लड कैपिलरी में जाता जाएगा, जो उसको ले जाएगी टुवर्ड्स रीनल वेन, और दोबारा पानी बॉडी में आ गया। अब जैसे जैसे वेस्ट नीचे आता जा रहा है उसमें सॉल्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन में होते जा रहे हैं, पानी निकलता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो कॉन्सेंट्रेटेड जो है वो सोल्यूशन बनता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो लूप ऑफ हेनले है ये तो होता है डीप इनटू द मेडुला, तो मेडुलरी
पार्ट जो है वो सारे का सारा अच्छा खासा क्या होगा, वो अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब जैसे ही ये फिल्ट्रेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है असेंडिंग लूप ऑफ फैलने में, तो वो थिक होती है। अब बाय डिफिजन सॉल्ट को निकलना चाहिए, डिफिजन होनी भी चाहिए क्योंकि सॉल्ट मैक्सिमम है, लेकिन जो आपका असेंडिंग वाला रीजन है वो अच्छा खासा क्या हो गया है, थिक हो गया है। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि यहां पे जो सॉल्ट निकालना है वो फिर निकालना पड़ता है एक्टिवली विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, जिसे आप बोलते हो एल्डोस्टेरोन। तो स्टूडेंट यहां से सॉल्ट निकाला जाएगा, यानी कि असेंडिंग पोर्शन से सॉल्ट निकलेगा और डिसेंडिंग पोर्शन से वाटर निकलेगा। वाटर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन और साल्ट निकलेगा विद द हेल्प ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब देख लीजिए दो चीजें एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रही थी, मटेरियल भी एक्सचेंज कर रही थी। इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट कहते हैं। तो हार्मोनल एक्शन में क्या होगा, दो हार्मोन यहां पे इन्वॉल्व होंगे। एक वो हार्मोन होगा जो सोडियम आयन की क्या करवा रहा है, रीअब्जॉर्प्शन, और वो मैंने आपको बताया था वो कहां हो रही है, असेंडिंग के अंदर। जब असेंडिंग के अंदर हो रही है सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन, तो याद रखिएगा वो एक्टिवली हो रही होगी क्योंकि वहां पे वो थिक रीजन बन जाता है। और ये हार्मोन कौन सा है, ये है एल्डोस्टेरोन, जो कि एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, रिलीज होता है, विच आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ ईच किडनी। जबकि जो दूसरा हार्मोन है वो क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट एज वेल एज डिस्टल लूप ऑफ हेनले, और उस हार्मोन को हम बोलते हैं एडीएच। और वो कहां से आता है, वो आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो दो हार्मोन इन्वॉल्व होंगे, एक एडीएच, इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसन जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, और एक आपके पास है एल्डोस्टेरोन जो किसकी रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, जो हमारे पास रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सॉल्ट्स की। बेटा एडीएच याद रखिएगा ये कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी, मेजर इसका जो अफेक्ट होता है वो कलेक्टिंग डक्ट भी होता है, लेकिन आपकी बुक जो है वो डीसीटी भी कह रही है। तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट दोनों के ऊपर ये अफेक्ट करता है और पानी को मैक्सिमम क्या करवाता है, रीअब्सॉर्ब करवाता है। जितना ज़्यादा एडीएच रिलीज होगा उतना ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, उतना ज़्यादा यूरिन क्या बनेगा, कॉन्सेंट्रेटेड बनेगा, और जितना ये कम पैदा होगा उतना पानी कम रीअब्सॉर्ब करवाया जाएगा और उतना यूरिन हमारे पास कौन सा बनेगा, डाइल्यूट बनेगा। सो होप सो आज के लेक्चर में आपको समझ आ गई फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किस तरह होती है और उसके अंदर जो है वो किस तरह वाटर और सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।